नेहा और हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म नेचुरल रिसोर्सेज से। ओके, सो नेचुरल जो ये वर्ड है ये आया है नेचर से, तो जो भी नेचर से आया है वो है सब आपका नेचुरल। और रिसोर्सेज वो चीज होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे लाइफ का, वो सब रिसोर्सेज है जो भी आप यूज में ला सकते हो वो रिसोर्सेज है। और जब हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज का तो हम मान रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिला है। अब ये नेचर क्या है, तो नेचर जो है ये आपका एक अननोन फोर्स है जो कि आपको आपके लाइफ को सस्टेन किए हुए है। ठीक है, हम नेचर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। और सिंस लाइफ जो है अभी तक हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे, अभी तक हमें पता है कि सिर्फ अर्थ पे मिल रहा है, इसीलिए हम जब नेचर का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो होता है लाइफ और अर्थ। ठीक है, लाइफ सस्टेनिंग अननोन फोर्स जो कि लाइफ को सस्टेन कर रहा है कहाँ पर, अर्थ पर। तो पहले हम बात करते हैं इस अर्थ का। ठीक है, अर्थ जो होता है, अर्थ जो है ये आपका बेसिकली 3 चीजों से बना हुआ है। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, इसको इस तरह से भी डिपिक्ट किया जा सकता है। ये देखो, दिस इज वाटर वाला, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, एक इसी तरह से है आपका लिथोस्फीयर, एक है एटमॉस्फेयर। सबको मिला रहे हैं, मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, दिस इज लैंड वाला, लिथोस्फीयर। ठीक है, और एक है ये एयर वाला, एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आप देखो स्फीयर जो है, स्फीयर वो जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है वो गोल, बॉल वाला जो शेप है वो उसको हम कहते हैं स्फीयर। तो वाटर, हाइड्रो, यहाँ हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर वाला। लिथोस, लिथोस का मतलब होता है लैंड, तो लैंड वाला। और एटमॉस, एटमॉस का मतलब होता है एयर, तो एयर वाला। जब ये तीनों कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तब जाकर के ये वाला पोर्शन बनता है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अगेन स्फीयर इज वो पोर्शन, मतलब बॉल जैसा जो शेप हो गया उसको स्फीयर कहते हैं। और बायो इज फॉर लाइफ, तो लाइफ को जो सस्टेन किए हुए है वो है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है बायोस्फीयर जो है ये आपका 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। और ये तीनों ही अगर आप ध्यान से देखो, ये लैंड, ये एयर और ये वाटर, ये तीनों ही कंपोनेंट आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। तो जाहिर सी बात है बायोस्फीयर के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। ठीक है, सो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक है बायोटिक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायो, अगेन बायो मींस लाइफ, तो लाइफ वाला जो कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट जो है बायोस्फीयर का वो है आपका बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी तरह के आपके ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे के सारे आपके आएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में। और एबायोटिक में क्या आएगा, यही 3 जो इससे हमारा बायोस्फीयर बना हुआ है, तो मेनली यही है। इसके अलावा और भी होता है, आगे के क्लास में आपको जानने को मिलेगा, वाटर, लैंड, एयर। ठीक है, ये 3 चीज से है आपका मेनली एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बात कर रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज तो खैर लिविंग कंपोनेंट है। ये लिविंग कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। और जो ये एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक एक करके, सबसे पहले एयर से। ठीक है, देखते हैं एयर, एटमॉस्फेयर को। तो बात करते हैं एयर का। एयर हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, तो हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। बट एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है, क्या क्या होता है एयर में, होता है मेनली हमारा नाइट्रोजन,
उसके बाद आता है आपका परसेंटेज वाइज ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों मिला करके आपका 99% गैसेस हो जाता है, ठीक है। बाकी अदर गैसेस होते हैं जिसमें मेनली आपके हैं दो, वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड, और भी अदर ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर नाइट्रोजन के, ठीक है, लिख देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो आजकल मिलता है, ठीक है। तो जनरली एयर में आपका ये सब कुछ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस जिसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ सल्फर नाइट्रोजन आ जाता है। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या, ऑक्सीजन। क्यों, हम लोग इससे ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और बाहर एक्सहेलेशन में हम लोग दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट, हम लोग तो बहुत साइड से कर रहे हैं ये सब चीज, तो अब तक तो ऑक्सीजन को बहुत घट जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बढ़ जाना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। क्यों, क्योंकि इसका रीजन भी एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली गैसेस ही हैं और हमारा लाइफ अर्थ पर होना। कैसे, तो आप देखो कि जो जहां पहली बात तो ये कि लाइफ हमारे अर्थ पॉसिबल ही इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा कोर है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग चल नहीं पाएंगे, हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। तो लाइफ सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और सिंस ऑक्सीजन अर्थ पे अवेलेबल है इसीलिए हम लोग अर्थ पे जिंदा है। नहीं तो जैसे एटमॉस्फेयर होता है वीनस और मार्स का कि 90% आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है, वहां पर तो रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट सिंस ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इसीलिए लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है। अब ये ऑक्सीजन को हमारा मेंटेन करने का नेचर का एक तरीका है। कैसा तरीका, तो हम जहाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं वैसे वही कुछ ऐसा प्रोसीजर्स है जहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी सेटल हो रहा है। तो कैसे, तो देखो ऑक्सीजन जो होता है ये खपत दो जगह होता है, एक होता है ब्रीदिंग में और दूसरा होता है कंबशन में। कंबशन क्या है, होता है जब भी आपको जलाते हो, लाइक मैंने अभी पेपर जलाया, तो पेपर जो जल रहा है यहाँ पर जलाने का जो काम कर रहा है वो ऑक्सीजन कर रहा है। जल कौन रहा है, पेपर जल रहा है, और रिलीज क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों ही प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ इसको फिक्स भी दो तरीके से किया जा रहा है। पहला तो आपका जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ये जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, दे देते हैं आपको ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्लूकोज, ठीक है, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका फिक्स होकर के ग्लूकोज बन जा रहा है और साथ ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ग्रीन प्लांट्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस के कारण आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज फिर बढ़ जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का घट जा रहा है। बट सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, इसके अलावा और भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, तो मैराइन लाइफ जो एक्वेटिक लाइफ्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं मैराइन लाइफ्स, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देते हैं कार्बोनेट फॉर्म में, CO3 ठीक है, इसको कहते हैं कार्बोनेट, ठीक है। तो ऐसा कई सारा कार्बोनेट बना करके वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपका बेस्ट है इसमें ऑयस्टर जो होता है, जिसको जो मोती भी देता है, सीप कहते हैं इसको ना, तो सीप के अंदर जो मोती होता है वो जो है ये आपका कार्बोनेट का फॉर्म है। क्या कर रहा है, ये जो ऑयस्टर जो है ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैच करके उसको फिक्स करके वो मोती बना दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोनेट का यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मैराइन लाइफ्स हैं जो अपना शेल भी बनाते हैं यही कार्बोनेट का इस्तेमाल करके,
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका फिक्स होता चला जा रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज घटता चला जा रहा है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाने के लिए ग्रीन प्लांट्स तो है ही, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो कि आपका ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और आपका ऑक्सीजन आपका बढ़ता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड घटता रहता है। ठीक है, ये तो रहा एक बात। अब यहाँ बात हम कर रहे हैं एयर का। ठीक है, एयर तो है आपका एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर भी कुछ कर रहा है क्या आपका इस एयर को, एयर का जो ब्लैंकेट है अर्थ के अराउंड, ये भी कुछ कर रहा है क्या? तो हाँ, बिल्कुल ये भी कर रहा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ का जो हीट होता है उसको बाहर जाने नहीं देता है। मतलब जब सन का रेस पड़ता है तो एटमॉस्फेयर में हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए अचानक से, क्योंकि सन रेस तो बहुत गर्म होता है, लेकिन अर्थ जो है वो तो घिरा हुआ है एयर से। अब एयर जो होता है ये तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अब ये हीट को ले जाना ही नहीं जा रहा है, एयर जल्दी हीट हो नहीं रहा है, अब हीट हो नहीं रहा है तो इस हीट को जाने कैसे देगा? नहीं जाने दे पाएगा। और इस कारण से जो अर्थ पे जो रात का टेम्परेचर होता है और जो दिन का टेम्परेचर होता है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा कैसे, मतलब अभी जो ठंडा का टाइम है, अब ठंड के टाइम में ही आप देख लो कि सुबह का जो टेम्परेचर होता है एकदम सुबह हम बात कर रहे हैं 6 बजे का, उस समय का टेम्परेचर हो जाता है चलो कहीं 10 हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेन एरिया या प्लेटू एरिया का बात करें तो मान लेते हैं कि सुबह का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, सुबह 7 बजे का, वही दोपहर 12 बजे ये टेम्परेचर आपका बढ़ करके चला जाएगा 16 डिग्री चला जाता है। तो 16 डिग्री और 10 डिग्री के कम डिफरेंस है, कुछ लोग बोल सकते हैं, बट अगर आप कंपेयर करो कुछ जगह से तो हाँ बिल्कुल ये बहुत कम वेरिएशन है, क्योंकि आप मून देख लो, मून जो कि अर्थ से सेम डिस्टेंस पर है, वहां पर अगर दिन का टेम्परेचर देखा जाए तो 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात का टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इतना वेरिएशन के कंपैरिजन में अर्थ में जो 7-8 डिग्री का जो टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है, चलिए 11 डिग्री रख लो, 11 डिग्री का जो टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है, रात का 14, सुबह दोपहर का 25, ये वाला वेरिएशन फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हो, और यही बर्दाश्त आप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और ये वेरिएशन जो है ये मेंटेन रखने का जो काम है अर्थ का, एटमॉस्फेयर कर रहा है। तो सिर्फ एटमॉस्फेयर है इसीलिए हमारे पास एम्बाइंड टेम्परेचर अवेलेबल है और इसी के कारण लाइफ सपोर्ट हो पा रहा है। ठीक है, ये तो बात रहा एटमॉस्फेयर का। और हमने बात कर लिया एयर का कि एयर में क्या क्या होता है, बट आपको एयर फील कैसे होता है? आपको फील होता है क्या एयर? अपने आसपास देखो, एयर फील हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन कब होगा? जब वही हवा का एक जोर का झोंका आएगा। ठीक है, अब हवा का झोंका कभी धीरे भी होता है, कभी जोर भी होता है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, थोड़ा इस पे बात करते हैं। बात करते हैं हम ब्रीज, स्टॉर्म और रेन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीज का। ब्रीज कैसे फॉर्म होता है, क्यों बनता है, इस पे बात करते हैं। तो ब्रीज का जो बनने का सबसे मेन रीजन है वो है अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। अब कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम? तो सबसे पहले आप देखो कि अर्थ जो है, अर्थ पर हर जगह एक ही चीज नहीं है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पर हिल टॉप्स है, कहीं आपका जमीन है, कहीं समुंदर है, कहीं पानी है, कहीं नमकीन पानी है, कहीं फ्रेश वाटर है। तो हर जगह अलग अलग एनवायरनमेंट के कारण हर जगह अलग अलग लेवल का हीटिंग होता है। ठीक है, तो कहाँ पर ज्यादा हीटिंग, कहाँ पर कम हीटिंग होता है? तो इन जनरल अगर हम देखें तो लैंड यानी कि जो धरती है, धरती ज्यादा जल्दी हीट होता है और पानी धीरे धीरे हीट होता है। उसी तरह से जैसे एयर जो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वैसे वाटर भी आपको बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और लैंड आपका अच्छा कंडक्टर है। तो इस तरह से लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और पानी जो है वो ऐसे ही रह जाता है। अब आप देखो एक कोस्टल एरिया, लाइक यहाँ पर है आपका लैंड और ये है आपका वाटर, ये है आपका लैंड। ठीक है, अब एयर का जो होता है, एयर का एक खासियत होता है क्या, कि जो गर्म हवा होता है वो ऊपर उठता है। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखना कि जो हॉट एयर है वो ऊपर उठता है और जो कोल्ड एयर होता है वो नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए क्या होता है, क्या हम लोग करते हैं, एसी जब भी लगाते हैं तो ऊपर में लगाते हैं। क्यों? वो तो ठंडा हवा फेंकेगा, ठंडा हवा नीचे आएगा। और जो जब भी हम रूम हीटर लगाते हैं तो हम नीचे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हवा है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक यही है, गर्म हवा ऊपर जाता है, ठंडा हवा नीचे आता है। अब यहाँ पर देखो, दिन का टाइम, डे टाइम है, ठीक है, डे टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पर लैंड जो है, लैंड जल्दी हीट हो गया जल्दी हीट। अब यहाँ पर जो हवा है, ठीक है, लैंड के जस्ट ऊपर जो हवा है वो हवा भी इसके लैंड के साथ साथ गर्म हो गया। ठीक है, अब ये हो गया गर्म हवा ऊपर उठेगा, ऊपर उठने लग गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पानी गर्म नहीं हो रहा है, पानी भी गर्म हो रहा है, लेकिन इसका गर्म होने का प्रोसेस धीरे है और सिर्फ पानी ही अभी तक गर्म हुआ नहीं है पूरी तरह से। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो हवा होगा इसके आसपास ये ठंडा होगा। ठीक है, अब ठंडा हो गया तो ये हवा ऊपर उठ गया, यहाँ पर जगह हो गया हवा का खाली हो गया ना, यहाँ पर तो हवा होना चाहिए था लेकिन हवा तो है नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो हवा रहता है ये इसके तरफ आना शुरू करता है। ठीक है, पानी की तरफ वाला जो हवा होता है वो लैंड की तरफ आना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर खाली हो गया है, ये जगह वैकेंट हो गया है। इसलिए इस जगह को फटाफट भरने के लिए पानी तक की तरफ से हवा आता है। अब ये जो हवा आता है ये तो आपको फील होगा क्योंकि तेजी से आ रहा है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं ब्रीज। ठीक है, ब्रीज। अब ये सिर्फ सी की तरफ से आ रहा है, लैंड की तरफ, इसलिए इसको कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, समुद्र की तरफ से हवा आ रहा है तो इसको कहेंगे सी ब्रीज। ठीक है, ये जनरली होता है दिन के टाइम में। अब रात के टाइम में देखो क्या हुआ। ठीक है, ये हो गया अब नाइट टाइम। ठीक है, ये सारा सीन खत्म। जिस तरह से आपका लैंड जल्दी गर्म होता है उसी तरह से लैंड आपका जल्दी ठंडा भी होता है। और पानी जिस तरह से जल्दी गर्म नहीं होता है वैसे ही पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही रात हुआ ये तो ठंडा गया, लैंड हो गया ठंडा, पानी रह गया गर्म। अब जब गर्म रह गया तो ये क्या होगा कि ये अब इस घर का हवा ऊपर उठने लगा। ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठता है, ऊपर उठने लगा, यहाँ पर हो गया जगह खाली। अब यहाँ पर भी तो हवा है और इसके साथ साथ वो भी ठंडा हो गया है। ये क्या करेगा, ये इस तरफ भागना शुरू करेगा खाली जगह की तरफ। तो सिर्फ लैंड से वाटर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ब्रीज का कहानी समझ में आया कि ब्रीज कब बनता है, जब हवा ऊपर एक जगह से ऊपर उठता है और दूसरे तरफ का हवा उसको भरने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये आपका जनरली ब्रीज हो गया। अब मान लो बीच में आ गया पहाड़, तब यहाँ पर मान लो एक जगह पर कहीं पे पहाड़ आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो क्या होगा, हवा इसके साइड से जाने की कोशिश करेगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाने के कारण बीच में जो है वो तो डिप्रेशन क्रिएट हो गया ना। तो इस तरह से स्टॉर्म का वो घूमता हुआ सा हवा लगता है। ठीक है, इसको हम लोग स्टॉर्म कह देते हैं। ठीक है, कि घूमा तूफान जैसा हवा उठने लगा। स्पीड तेज होने के कारण क्या होता है कि वो और ज्यादा वेलोसिटी पे कर लेता है और आपको बहुत जोर से लगेगा और इसलिए आपको लगेगा कि वो ब्रीज नहीं, ये स्टॉर्म है, ये ज्यादा तेज उठ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से फॉर्म होता है स्टॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा रेन पर कि रेन कैसे होता है। तो मैंने कहा कि पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होकर के उठा। अब उठा तो ठीक, यहाँ पर वाटर वेपर को लेकर के उठा होगा क्योंकि पानी के जस्ट ऊपर वाला है। तो ये वाला जो हवा उठा इसके साथ आया आपका H2O। ठीक है, कुछ अमाउंट में। अब दिन में भी तो ऐसा होता है ना, दिन में भी तो ऐसा तो नहीं है कि पानी बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। तो दिन में भी थोड़ा बहुत आपका H2O उठ ही रहा है। सो इस तरह से
करते हुए H2O उठा हवा में जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वाटर वेपर, और वो गर्म वाला हवा भी, वो जब ऊपर जाते रहता है तो उसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, यानी कि पानी आपका ठंडा होता चला जा रहा है। अब ठंडा पानी जो होता है उसको बस बहाना चाहिए कहीं बैठ जाए। ठीक है, कहीं भी बैठ जाए, बस बहाना चाहिए होता है ठंडा पानी को, या फिर ठंडा जो वाटर वेपर जो ऊपर जाकर के ठंडा हो गया उसको बस बहाना चाहिए कहीं बैठ जाए वो। तो ये बैठाने का काम करता है आपका डस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो क्या करता है, अपने आसपास वाटर वेपर को लपेट लेता है, और सिंस ये वाटर वेपर काफी हद तक ठंडा हो चुका है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की तरह हो जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ लो, लाइक आप जब पानी खोल रहा हो, आप ऐसे हाथ ऊपर रखो। ठीक है, जब आप हाथ ऊपर रखोगे तो आपके हाथ पर छोटे छोटे लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हाथ नहीं रखते ये तो क्या होता, तो वो बिल्कुल वैसे उड़ रहा था, कहीं भी चिपक नहीं रहा था, कहीं भी ड्रॉपलेट्स नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही आपने कुछ रखा, चलो हाथ छोड़ो, आप एक फूड रख दो, फूड या सिल्वर फॉइल रख दो, एल्युमिनियम फॉइल रख दो, कुछ भी रखो, ऊपर में जैसे इसको मीडियम मिलेगा वहां पर वो ड्रॉपलेट्स बना देगा। वो छोड़ो, आप कांच जब बर्तन जब खाना पक रहा होता है तो आप कई बार कांच का लीड से ढकते हो ना, या फिर आप यूटेंसिल से ढकते हो, मतलब थाली वाली से कढ़ाई को ढकते हो, तो जब वो उठाते हो तो आपको देखते हो ढेर सारा ड्रॉपलेट्स लगता है। किसका ड्रॉपलेट्स लगता है? एक वाटर का। क्यों? वाटर जैसे ऊपर उठा उसको ठंडापन मिल गया, उसको बहाना चाहिए बैठने का, जहां हमें इसको बैठने के लिए जगह मिल गया वो बैठ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से होता है यहाँ पर भी, हवा पानी ऊपर उठा है, कहीं पर उसको ठंडा हो गया तो कहीं इसको बैठना है, तो जहां भी मिला उसको एरिया वहां वो बैठ गया। डस्ट पार्टिकल्स तो होता ही ऊपर में, अब वहां पर उसके आसपास वो लिपट गया जैसे जैसे और वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें मिलता जाएगा वैसे वैसे वो और भारी होता जाएगा। अब हवा है, हवा में तो कुछ भारी टिक नहीं सकता, तो क्या होगा, वो क्लाउड बना लेगा इस तरह से क्लस्टर करते करते, और वो क्लाउड से फिर पानी आपका गिरेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेन। ठीक है, तो रेन कैसे होता है समझ में आ गया। एक वाटर ड्रॉपलेट्स आगे बढ़ते हुए कंडेंस होकर के नीचे गिर गया, ये होता है रेन। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे वाटर साइकिल जब पढ़ेंगे तब। तो ये तो बात है रेन का। स्नो कैसे गिरता है? स्नो भी तो गिरा है ना, या फिर आपको अपने बारिश में बर्फ का टुकड़ा बनते हुए देखा होगा, वो कैसे हुआ? तो जैसे जैसे जब वो नीचे आ रहा था, अचानक से अगर लो टेम्परेचर हो गया तो वो जो पानी का ड्रॉपलेट था वो जम करके बर्फ बन गया। ठीक है, तो ये बर्फ का टुकड़ा आपका गिरा उस तरह से, जो बर्फ का टुकड़ा जो गिरता है। अब और इसमें क्या होता है, ठंडी के टाइम में जो बर्फ गिरता है वो, ठंडी के टाइम में जो बर्फ गिरता है वो धीरे धीरे बर्फ बनता है। मतलब ऊपर में तो ठीक है, नॉर्मल वो धीरे धीरे आ रहा था, जैसे जैसे वो नीचे आता गया टेम्परेचर और कम होता गया, कम होते पूरा बर्फ बन गया। तो जो स्नोफॉल होता है वो भी रेनफॉल का ही एक टाइप है। ठीक है, तो रेन, स्नो, ये सब एक टाइप में आ गया। इस तरह से आपने एक और नाम सुना होगा एसिड रेन का, सुना है एसिड रेन? तो एसिड रेन कैसे होता है? तो क्या होता है कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ना, फॉसिल फ्यूल्स जब हम लोग जला रहे होते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स के साथ मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलता, फॉसिल फ्यूल्स में जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, तो फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास अक्सर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये है ना ग्लूकोज, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, बट वो तो एडिबल है। ठीक है, उसका हम बात नहीं कर रहे। फॉसिल फ्यूल्स में अलग तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन जो भी है, तो हाइड्रोकार्बन जनरली होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हद तक नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। नाइट्रोजन एंड सल्फर कुछ अमाउंट में होता है। जनरली इसको प्यूरिफाई किया जाता है मतलब प्रोवाइड करने से पहले, बट स्टिल कुछ अमाउंट में रह जाता है अक्सर। ठीक है, अब जो रह गया ये तो साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स के साथ जलेगा ही। फॉसिल फ्यूल्स हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं ना, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हर बार हम लोग हर कई जगह यूज कर रहे हैं। तो जब जैसे ही हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, हाइड्रोकार्बन तो जल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी जल रहा है, सल्फर भी जल रहा है, और जल करके क्या बन जा रहा है, इनका ऑक्साइड्स। ठीक है,
इन सब का ऑक्साइड्स, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्सीजन, इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ तो स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। जो अनस्टेबल होते हैं वो वैसे ही एटमॉस्फेयर में लटक के रह जाते हैं, और लटकने वाले सिर्फ यही नहीं है, कुछ हद तक हाइड्रोकार्बन्स भी कुछ ऐसे होते हैं ना, मतलब अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ जो होते हैं उड़ जाते हैं, स्पिरिट हो गया, स्पिरिट भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है जो कि उड़ जाता है, और उड़ने के बाद कहीं ना कहीं जाकर चिप रह जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो भी आपका एक सस्पेंडेड मटेरियल है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी कई तरह के अनसस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे उनको कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एग्जाम्पल है कुछ अनबर्न्ड कार्बन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, आपका ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो कुछ कार्बन होते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ सस्पेंडेड और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये जाकर के एटमॉस्फेयर में अटक जाते हैं। अब जब बारिश गिरा तो बारिश के साथ साथ ये भी लिपट के गिर गया। अब पानी और ऑक्साइड मिला करके क्या बनेगा, एसिड। तो इसीलिए जब गिरता है तो एसिड की तरह गिरता है, और एसिड रेन कहा जाता है। ये कहीं हद तक आपको मतलब स्किन को जला सकता है, वेजिटेशन को खराब कर सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स है, ये जो है इनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये अनवांटेड चीजें हैं जो कि एयर में हैं, हमें नहीं चाहिए वो, ठीक है, वो एयर का क्वालिटी को खराब कर रहा है, बट स्टिल वो है, इसीलिए उनको कहा जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स। और सिंस ये सब चीज हो रहा है, ये सारा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन से क्या होता है, एयर का क्वालिटी खराब होता है। चलो ठीक है, बारिश नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर बारिश नहीं हो, जब ये सब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो, तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम तब भी है। कैसे है, ये जब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जब हवा में होता है तो ये काफी हद तक विजिबिलिटी को घटा देता है। अब ठंडी के टाइम में जो होता है, वो जो बारिश का जो पार्टिकल्स होता है, जो वाटर वेपर होता है, वो एक फॉग की तरह जम जाता है। आपने देखा होगा कई बार कुहासा हम लोग बोलते हैं हिंदी में, कि हाँ मतलब ऐसे धुंधला सा हो जाता है, धुंध हो जाता है, तो आगे दिखता नहीं है, ज्यादा होता है। अब जितना ज्यादा ये पॉल्यूटेंट्स होगा, उतना विजिबिलिटी को और घटा देता है ये, तो विजिबिलिटी घट गया, ठीक है। ऐसे ही तो फॉग था, फॉग के कारण विजिबिलिटी घटा हुआ था, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और ज्यादा घटा दिया, तो क्या हो गया, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर से सब आता है एक साथ स्मोक में, ठीक है। स्मोक में इन लोग जनरली रखते हैं, और इसके साथ मिल गया आपका फॉग, तो ये मिला करके बन गया स्मॉग, इसको हम कहते हैं स्मॉग। ये जनरली ठंडे के टाइम में देखने को मिलता है, और ये विजिबिलिटी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। और आप जितना देर इस तरह के एनवायरनमेंट में रहिएगा, जितना देर इसको इनहेल करिएगा, उतना ज्यादा चांसेस है आपको एलर्जीज होने का, कैंसर होने का, और बहुत तरह के हार्ट डिजीज होने का, ठीक है। सो ये सारा हमारे अल्टीमेटली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, और इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि एयर क्वालिटी खराब होता चला जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा एयर और एयर पोल्यूशन, और अगले वीडियो में हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।